जिताने के लिए कार्य करने लग जाता है, पार्टी को स्वर्णिम जीत दिलाने के लिए कार्य करने लग जाता है। पर आप देखिए, जब 4 प्रत्याशी कांग्रेस के आते हैं तो चुनाव जो अखबार होते हैं, अखबार में भी उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है, फलाना दिग्विजय सिंह गुट का खास, फलाना अजय सिंह गुट का खास, और इस प्रकार से इनका विवरण होता है, क्योंकि ये गुटों में परिवारवाद में बसे हुए लोग हैं, इनके कार्यकर्ताओं का बंटवारा भी इसी प्रकार से होता है। चलिए, आपकी बात आ गई नेहा जी। फिरोज जी क्या कहेंगे? ऐसा है, इनके जो नेता हैं इन्होंने क्या किया, जो माननीय शिवराज जी, माननीय वीडी शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, जितने जी हैं इनके यहाँ, माननीय जी हैं, सबने क्या किया, 15 साल सरकार रही, जम के भ्रष्टाचार किया, कोई व्यापम में फंस गया, कोई ई टेंडरिंग में फंस गया, कोई नर्मदा खोद रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो वोट कहाँ से आते बेचारे। गरीब कार्यकर्ता को तो इन्होंने तरसा दिया एक लीटर पेट्रोल के लिए, और झंडा बैनर बंधवाते रहे, तो अब वोट कहाँ से आए। तो अब जो कांग्रेस के लीडर थे, जो अन्य दलों के लीडर थे, जिनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव, जिन्होंने एक लंबी समय 15-15, 20-20 साल, 25 साल काम करके अपना व्यक्तिगत प्रभाव बनाया है, भारतीय जनता पार्टी उनसे उनका वोट खरीद के, जो वोटों का शरण हो रहा है, जो नीचे जा रही है, उसको बराबरी कर रही है, और अब आवाज लगा रहे हैं वो वंशवाद है, यहाँ ये है, वहाँ वो है। अरे 22-24 हजार जिस मुख्यमंत्री ने घोषणाएं कर रखी हो झूठी, और जिसका एक बार एक ही घोषणा को 3-3 बार कर रखा हो, क्या जनता उसका चेहरा देख के वोट देगी? कतई नहीं देगी जनता। लेकिन फिरोज जी, आपको भी तो 2018 में जनता ने मौका दिया, आप लेकिन क्यों नहीं संभाल पाए? क्या नहीं, वो तो खरीद के ले गए ना, बेंगलोर में नहीं देखा आपने, खरीद के ले गए थे वो तो एमएलए बेंगलोर में। अगर वो हमारे यहाँ नुकसान हुआ होता, या हमारी पार्टी थी, तो वो यहीं भोपाल में रहते, आप लोगों से बात करते। वहां तो बाकायदा पहरेदारी कर रखी थी वहां बेंगलोर में कर्नाटक की सरकार ने, क्या आप यहाँ रहिए, पहरेदारी कर रहे हैं, जब हम पूरे इस्तीफे करा लेंगे उसके बाद जाएंगे। वो थे तो कांग्रेस के ही नेता ना, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन ऐसे क्यों वो लालच में आ गए? जी नहीं, लालच में इसलिए आ गए कि आपके पास ईडी है, ईडी नहीं है तो सीबीआई है, सीबीआई नहीं है तो सीडी है, सीडी नहीं है तो आईटी है। आपने नहीं देखा आपके कितने पत्रकारों को आवाज बंद कर देते हैं, ये मुंह बंद कर देते, किसी के घर छापा डलवा देते, किसी को उठा के यूएपीए लगा देते, किसी को उठा के बंद कर देते। 70 पत्रकार जो है मोदी जी ने बंद कर रखे हैं अंदर। और राहुल गांधी जी का जो सवाल है, सन 2000 से वो संगठन का काम कर रहे थे, 5 बार एमपी रह चुके, और राहुल गांधी जी ने आज तक एक भी सरकारी पद नहीं लिया, ना वो केंद्रीय मंत्री बने, ना प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री हम लोगों ने दूसरा बनाया। और ऐसा क्या हुआ कि नेहरू गांधी परिवार रोड पे आया नहीं कि मोदी जी के तो मुंह में दही जम गया, और योगी आदित्यनाथ कहीं दिख नहीं रहे, पूरे देश में हंगामा हो रहा है, जो है ना किसानों को कुचल के मार रहा है। तब जो लोग किसानों को कुचल के मार रहे हैं, जिनका जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, जिस पार्टी का हिस्ट्री शीटर हो, ऐसी पार्टी को लोग वोट देते हैं क्या? क्यों देंगे लोग ऐसे हिस्ट्री शीटरों को वोट? सवाल ये है, पूरे देश में हंगामा हो रहा है, मजा ले मोदी जी आ जाए सामने, और उनके प्रियंका गांधी के और आके खड़े हो जाए और बराबरी से बात कर ले, नहीं कर पा रही। क्या वजह है कि जनता के बीच में रहने के बावजूद भी जब चुनाव होते हैं तो परिणाम पक्ष में नहीं आते? हाशिए पे जा रही है कांग्रेस। फिरोज जी, किसने कहा आपको हाशिए पे जा रही? 3 सरकारें तो खरीदी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो लोकतंत्र का नंगा नाच है। आप ये बता दो कौन सी सरकार थी? सब 2014 से 2017 तक, गुजरात के चुनाव तक, सब जगह भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत में थी। अब कौन सा राज्य है जहाँ 2/3 बहुमत में है? मुझे बताइए ना, वो कौन सा राज्य है जहाँ ये किराए से लोगों को लेके सरकार नहीं चला रहे हैं? वो कौन सा राज्य है जहाँ से ये एमएलए को खरीद नहीं रहे? क्या वजह है? इनका जो मूल कार्यकर्ता था, जो अटल जी ने खड़ी की थी, जो पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे ने खड़ी की थी, कि जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, उसका काम तो अब ये रह गया, पानी ला, चाय ला, दरी बिछा, झंडा बांध, बैनर बांध, घर से बाहर निकाल देते हैं उसको धक्के दे के कार्यालय से। और कांग्रेसी जो है वो खड़ा होता है, भाषण देता है, उसकी जिंदाबाद होती है, वही मंत्री बना है, वही बैठ के जाता है। चलिए व्यक्तिगत तो पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गए फिरोज जी, लेकिन एक बात है, मूल मुद्दा जो है मुद्दों का है। इन चुनावों में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव में ऐसे वो कौन से मुद्दे होंगे, वो हम जान लेते हैं कि जिनकी वजह से आप दावा कर सकते हैं कि जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। नेहा जी, आप क्या कहेंगी?
देखिए सबसे उपलब्धियों के पहले अलावा फिरोज जी की सबसे पहले बातों का जवाब दे दूं, क्योंकि मैंने उनकी बहुत फालतू बातें भी सुनी है। देखिए सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जी ने कोई भी सरकारी पद तो नहीं लिया, पर चाइना में जाके चाउमीन खाया और वहां पर जाकर देश के खिलाफ MOU साइन कर आ गए। ये वही राहुल गांधी है जो नटवर सिंह कह रहे हैं कि किसी संगठन के पद पर नहीं है पर निर्णय सारे ले रहे हैं और कांग्रेसियों को किस प्रकार से लात मारनी है। ये वही राहुल गांधी हैं जब मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों उनका अंदरूनी मामला नहीं, पार्टी के नहीं अंदरूनी मामला है, तो जब भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करते हैं तो क्या ये इनका मामला बन जाता है? तो मुझे जवाब देने का पूरा अधिकार है। अगर हम इतनी देर इनकी फालतू बातें सुन सकते हैं तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा कि जब वरिष्ठ कांग्रेसी जब राहुल गांधी से मिलने जाते हैं तो कुत्ते के जो प्लेट में थाली में जो बिस्किट रखे रहते हैं उसी से वो अपने कुत्ते को भी खिलाते हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी खिलाते हैं। लेकिन इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं जी, नहीं नेहा जी, इस तरह के हालात है कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें ठीक नहीं है। एक संतुलित आचार व्यवहार में हम बात करें तो अच्छा रहेगा। ये बात ठीक थी कि वो देश के गृह मंत्री को तड़ीपार कहें और ये बात वहाँ पर ठीक थी, पर जब राहुल गांधी कुत्ते को थाली से और उसी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को खिलाते हैं और ये बात गलत कैसे हो जाती है? ये तो कांग्रेस के नेताओं ने रखे इन तथ्यों को और बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जिस तेजी से सिमट रही है, भारत के टुकड़े होंगे गैंग को इन्हें लाना पड़ गया है और जिस तरीके से अब जनता इनको जवाब दे रही है कि कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और यही परिस्थितियां 28 के उपचुनाव में दिखी, यही परिस्थितियां पिछले 5 राज्यों के उपचुनाव में दिखी। अभी पंजाब में क्या स्थिति हम देख चुके हैं, गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या टक्कर चल रहा है वो हम देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ के विधायक जो कैंप लगा के दिल्ली में बैठे हुए हैं ये हम सब जानते हैं। तो फिरोज सिद्दीकी जी जिस गुमान में हैं उन्हें शायद धरातल पर आकर देखना चाहिए कि कांग्रेस अब डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है और उसकी स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। अगर आज भी ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को बटरिंग और जो कहते हैं कि उनके आगे पीछे घूमना, जी हजूरी करना नहीं बंद करेंगे तो जो कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं और जो G23 के इनके वरिष्ठ नेता कह रहे हैं वो दिन आने में भी दूर नहीं होगा जब ये डायनासोर की प्रजाति की तरह कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो जाएगी। चलिए नेहा जी, लेकिन एक बात ये भी है कि उपचुनाव है, स्थानीय मुद्दे भी और स्थानीय प्रत्याशी भी जो हैं वो उनका भी अपना छवि उनकी बहुत प्रभावित करती है ऐसे चुनावों में। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर ना जाके जब स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। नेहा जी, इस बात को आप भी मानेंगी। फिरोज जी, बहुत ही समय हमारे पास चर्चा का कम बचा है, यदि आप बहुत ही कम शब्दों में कोई बात रखना चाहें मुद्दों की कि क्या आधार होगा आपका जीत का, यदि वो हमें बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा धन्यवाद न्यूज वर्ल्ड का कि उसने बहुत अच्छी बात की कि एक मुद्दा रखा कि जनता के क्या मुद्दे होंगे। रोज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है जी। जनता त्राहिमाम में, जनता को कोरोना का मुआवजा नहीं मिला, लोगों की दुकानदारी नहीं चल रही, लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, बैड गवर्नेंस, महंगाई और किसानों को फसल लागत मूल्य, ये 3 मुद्दे होंगे जिसको लेके कांग्रेस मैदान में रहेगी। और अब आने वाले 30 अक्टूबर तक आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी ये ऐसे ही कांग्रेस की बातें करेगी, हिंदू मुस्लिम करेंगे, कब्रस्तान, शमशान, दिवाली, रमजान, ये ऐसी बातें करते रहेंगे। ये मुद्दे पे अभी इतनी देर के वक्तव्य में नेहा जी अपनी पार्टी की कोई उपलब्धि मुझे नहीं बता पाई जिसको लेके वो जनता के बीच जाएंगी। वो कांग्रेस कैसी है और राहुल गांधी जी कैसे, चलिए आपने मुद्दे बता दिए फिरोज जी, और बहुत ही कम समय में यदि बात रख दें नेहा जी, आप भी क्या वो आधार होगा जिनकी वजह से आप बीजेपी दावा करती है कि 4 सीट पर वो जीत दर्ज करेगी। जी देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार देखी है, 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार देखी है। जनता ने देखा कि 15 माह में किस तरीके से ओबीसी आरक्षण के नाम पे गलत विधेयक विधानसभा के पटल पे कमलनाथ जी ने रखा और जनता ने दूसरी ओर ये भी देखा कि ओबीसी आरक्षण 27% 3 विभागों में छोड़कर अगर लागू कराने का काम किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया। जनता ने ये देखा कि स्वामित्व का अधिकार अगर गांव ग्रामीण अंचल में गरीबों को दिलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और उसको अमल कराने में देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 अग्रणी भूमिका में रहा है।
तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जब ये पेट्रोल डीजल की बात करेंगे तो जनता पूछेगी कि आपने 5 रुपए पेट्रोल डीजल पे कम करने की बात वचन पत्र में कही थी, और आते ही आपने 5 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया कमलनाथ जी। और पेट्रोल डीजल बढ़ाने के साथ साथ 15 माह आप रहे और कम से कम 10 बार पेट्रोल और डीजल के दाम आपने बढ़ाए। तो ये जो आपका झूठ छलावा है, 4000 रुपए का बेरोजगार जी आपकी सरकार आई, आप कम कर देते, कर्ज माफी है, आप कम कर देते जी। मैं आपको मूल अंतर बताऊं कि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार के समय कोई कोरोना का पैंडेमिक नहीं था, ओपेक कंट्रीज में डिमांड सप्लाई का कोई अंतर नहीं आ रहा था। पर आज की जो परिस्थितियां बनी है कोरोना की वजह से, और ओपेक कंट्रीज जहां से हम पेट्रोल डीजल लेते हैं वहां पर भी एक बहुत बड़ा अंतर आया है। और सरकार के पास रेवेन्यू के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे, जिसमें से पेट्रोल डीजल एक आमदनी का जरिया था, जिसके माध्यम से राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार ने लगातार डीबीटी के माध्यम से चाहे किसानों को सम्मान निधि 10,000 रुपए देने का काम किया, चाहे विकलांगों को पेंशन, आम जनता जो है ना, आम जनता जो गरीब मजदूर वर्ग है वो इन सब बातों को नहीं समझता, उसको आंकड़े नहीं बताए जा सकते, उसको तो सीधा सीधा दिखता है। आंकड़ा नहीं बताया, नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ अकाउंट में उस वर्ग ने अपने अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से उस राशि को उपलब्ध किया है। ये आंकड़ा नहीं है उस गरीब मजदूर के लिए। और मैं एक बात कह रहा हूँ, बात कहने की बात है कि गरीब मजदूर को ही सरकार की ओर से राशन उपलब्ध कराया गया। तो ये सारे रेवेन्यू कहाँ से आए? जब पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी थी, जब पूरा प्रदेश बंद था, देश रुका हुआ था, जब पूरा विश्व में जो एक गतिरोध आ गया था कोरोना की वजह से, सरकार ने ही इस बात की चिंता करी कि वो गरीब भूखा ना सोए, वो गरीब जिसके सर पे छत नहीं है। कोरोना के अंदर जिस तेजी से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए गए, ये मध्य प्रदेश में मुमकिन हो सका माननीय शिवराज जी की अध्यक्षता में। अगर किसानों को पैसा मिला तो ये उसी काल में हुआ है। अगर वृद्धा पेंशन मिली, छात्रवृत्ति मिली, अगर दिव्यांगों को पैसा मिला तो ये उसी समय में हुआ है। और उसके रेवेन्यू के जो सोर्सेस थे वो पेट्रोल डीजल एक उसका बड़ा माध्यम था। चलिए, आने वाले समय में क्या कुछ अब ये चुनाव में देखने को मिलता है, क्या कुछ मुद्दे होते हैं, किस तरह से एक दूसरे को घेरा जाएगा, ये सब देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे चर्चा के लिए। फिरोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की धमक साफ दिखाई देने लगी है। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही बयानबाजी के दौर भी शुरू हो गए हैं। अब चुनावी सभाएं और रैलियों का दौरा भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी ही मूलतः आमने सामने हैं इन चारों सीटों पर, और देखना होगा कि कितना प्रभावित ये दोनों ही दल जनता को कर पाते हैं अपने पक्ष में करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।